प्राकृतिक संसाधन और नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। तो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में जो चीज़ें पाई जा रही हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, जिससे हमारी भलाई है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन करें। 4 प्राकृतिक संसाधन की बात हमने बताया था। सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन होता है वन या जंगल, दूसरा प्राकृतिक संसाधन होता है जल, वाटर। ये 2 प्राकृतिक संसाधन पहले बताए। 2 और 4 प्राकृतिक संसाधन बताया था, वन, जंगल, जल, भोजन और ऊर्जा। ये चारों प्राकृतिक संसाधन हैं। तो 2 हमने बताया। 2 प्राकृतिक संसाधन के बारे में संक्षेप में सुनेंगे। भोजन या खाद्य, यहाँ है भोजन या खाद्य, जिसको फूड कहते हैं, FOOD, फूड। परिभाषा छोटी सी एक लाइन की, वे सभी पदार्थ जिनसे सजीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उनके शरीर की उचित वृद्धि होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में आती है, उन्हें हम समृद्ध फूड कहते हैं, भोजन या खाद्य कहते हैं। जैसे हम लोग जो कुछ खा रहे हैं जिससे हमें ऊर्जा मिल जा रही है, हमारी उचित वृद्धि हो रही, ग्रोथ हो रही है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत हो रही है, रोगों से लड़ने की क्षमता आ रही है, उसको हम भोजन कहते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, जल, ये सब हम लोग का भोजन बनाते हैं। भोजन के स्रोत क्या क्या है, यहाँ पर हमको जाना भोजन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ फूड। भोजन के क्या स्रोत होंगे? 2 ही स्रोत होंगे। एक होगा पौधा स्रोत होगा, दूसरा जंतु स्रोत होगा। जंतु भी तो जंतु का भोजन है, और पौधे से हम सब अधिक से अधिक भोजन हम पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो पौधे और जंतुओं से भोजन के स्रोत यहाँ देखेंगे। पौधों से भोजन के स्रोत में पहला है कृषि, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर, और दूसरा है बागवानी, जिसको कहते हैं फलोद्यान, अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। कृषि में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कृषि माने पौधों में, कृषि में नहीं, पौधों में 2 चीज़ है, एक एग्रीकल्चर, एक हॉर्टिकल्चर। इसके बाद पशुओं से जो भोजन हम प्राप्त करेंगे, भोजन की बात यहाँ करेंगे। कृषि की परिभाषा में बड़ा सुंदर लिखा है यहाँ पर, प्रकृति के संतुलन को बिना हानि पहुंचाए और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखते हुए विभिन्न प्रकार के फसलों को अधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न करने की विधि को कृषि कहते हैं। यहाँ प्रकृति के संतुलन को किसी तरह का नुकसान न हो, नेचुरल सोर्स में है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, तो प्रकृति में किसी प्रकार का हानि न पहुंचाया जाए, बिना हानि पहुंचाए हुए, यहाँ शब्द है, संतुलन को बिना हानि पहुंचाए और प्राकृतिक संसाधनों का सही सदुपयोग करके जब हम विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते हैं, पौधों को उगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है। अब कृषि में फसल जो है कितने प्रकार की है, यहाँ देखेंगे 4 तरह की फसल हमने लिखा है। फसल हम 4 तरह पैदा कर रहे हैं। 4 बड़ा आसान है, एकदम दैनिक जीवन वाली चीज है। पहला अनाज, जिसको सीरियल्स कहते हैं, CEREALS, सीरियल्स, अनाज में जौ, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब अनाज है, इनको हम अनाज कहते हैं। मक्का अनाज है, गेहूँ अनाज है, बाजरा अनाज है, ज्वार अनाज है, ये अनाज की श्रेणी में आते हैं। मुख्य अनाज, धान अनाज है, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, ये सब अनाज है। दूसरा है दलहन, पल्सेस, अनाज को सीरियल्स कहते हैं, CEREALS, पल्सेस, दलहन फसल, दालें जिसको हम कह रहे हैं, चना, मटर, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, ये सब जो है दाल है, दलहन में आते हैं। इनसे हम दाल प्राप्त करते हैं। तो अनाजों में अधिक कार्बोहाइड्रेट होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो अनाज सीरियल्स हमने बताया, सीरियल्स में क्या है,
धान, चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का ये अनाज है सीरियल्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। दूसरा है दालें, चना, अरहर, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, ये दाल है। दालों में प्रोटीन ज़्यादा होगा। इसके बाद आप तिलहन, तेल बीज, ऑयल सीड क्रॉप्स, ऑयल सीड जिससे तेल प्राप्त करें। सबसे बड़े पैमाने पर हम लोग सरसों का तेल खाते हैं। एक तेल बहुत बढ़िया होता है और अलसी का, जिसको हम लोग गांव में थे तो तीसी का तेल कहते थे। अलसी उसको बोलते हैं शुद्ध शब्द में। तीसी का तेल भी छोटी छोटी बड़ी चिकनी चिकनी होती है लाल रंग, देखा होगा शायद तीसी, अलसी। मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, ये तेल भी, सोयाबीन में प्रोटीन, सोयाबीन की दाल, मैंने सोयाबीन खाते हैं इसे दो दाल की तरह से होता है। ये प्रोटीनस फूड है, रिच प्रोटीन होती है सोयाबीन में, रिच प्रोटीन होती है। दलहन में भी चाहे तो उसको दाल के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तेल में सोयाबीन का नाम हमने दिया। तेल में देखोगे सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अलसी, तिल का तेल, ये सब तिलहन फसलें हैं। इसमें वसा, लिपिड की मात्रा ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट अनाज में, प्रोटीन दालों में, लिपिड वसा तेल वाले पौधों में। इसके बाद आता है मसाले, स्पाइसेस, अनाज, दलहन, तेल बीज, तिलहन जिसको कहें, दलहन, तिलहन, तेल बीज, और मसाले स्पाइसेस। मिर्चा है, हल्दी, धनिया, सौंफ, जीरा, ये सब, काली मिर्च जिसको गोल मिर्च कहते हैं, ये सब मसाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी, नो डाउट। इसको छोड़ करके और भी कृषि फसल एक आप अलग से लिख सकते हो, सब्जी की खेती, सब्जियां, वेजिटेबल्स, तमाम सब्जियां। अब आलू, प्याज, लहसुन ये सब्जी के अंदर इसको हम रख सकते हैं, सूखी सब्जियों में आता है, अदरक वगैरह सब्जी के माध्यम में इसको हम ग्रहण करते हैं। सूखे में ओल है, कंदा है, बहुत सारी जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां हैं। इसके बाद पालक है, चौलाई है, साग वाली सब्जियां हैं। ये सब्जियों की खेती हम करते हैं अलग से। पटल है, भिंडी है, परवल, ये सब जो सब्जियां हम खाते हैं। ये हो गया कृषि के द्वारा हम इतना चीज़ों को बोलते हैं। सब कृषि में बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हम फसलों को उगाते हैं, उससे अधिक से अधिक अपना पोषण करने के लिए, जंतुओं का पोषण करने के लिए, ये हमारी कृषि है। अब आई बागवानी, फलोद्यान, हार्टिकल्चर। फल, केला, सेब, संतरा, मौसमी, ये फल जो हम तरह तरह के फल, आम, सेब, केला, कटहल, जामुन, संतरा, ये सब फल सेब वगैरह सब उगा रहे हैं, फल खा रहे हैं। पोषण के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम अलग से कहते हैं फलों की, फूलों की तमाम खेतियों को हम लोग फलोद्यान, इसमें हार्टिकल्चर मतलब फल से मतलब हमारा होता है फलों की खेती। कृषि उधर हो गई, इधर फल उगाए, बागवानी हमने किया। तीसरा था पशुपालन, एनिमल हस्बैंडरी, अंग्रेजी शब्द है एनिमल हस्बैंडरी। पशु पालते हैं हम, दूध के लिए गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, ऊँट पालते हैं, ऊँट का भी दूध होता है। दूध वाले जानवर, दुग्ध उत्पादन, ये हमारे पशु पाले जा रहे हैं। मांस के लिए पशु पालते हैं, बकरी है, मुर्गा मुर्गी है, सब मांस के लिए पशुओं को, तमाम पक्षी हैं, पशु पक्षी, इनको हम पशुपालन कहते हैं। अब जो आप खा सकते हैं उसमें कोई बात नहीं है। ये अपने अपने इस पशु का भक्षण करते हैं। कृषि और फलोद्यान ये दोनों मिला करके तो मुझे मालूम है कि मनुष्य की पूरी आवश्यकता की भोजन पूर्ति हो जाएगी। अब इसके अलावा मानी
एक्स्ट्रा भोजन भी आप कर रहे हो पशुपालन में रख रहे, मत्स्य पालन, फिशरीज, तरह तरह की मछलियाँ पालते हैं। रोहू है, कतला है, सिंगी है, मांगुर है, ये मछलियाँ हैं। बड़े बड़े तालाब बना करके लोग गाँव में भी, बड़े बड़े किसान ये उद्योग धंधे के रूप में भी फिशरीज, मत्स्य पालन का बहुत बड़ा उद्योग अब तो हो गया है। जैसे पोल्ट्री, मुर्गी, बत्तख, ये जो अंडे देने वाले पक्षी हैं उसको पोल्ट्री पक्षी कहते हैं। ये भोजन के लिए, भोजन, फूड हम पढ़ रहे हैं, फूड, मांस से, मछली से, अनाजों से, दूध, दही घी खा करके पशुओं से, ये सब मिला करके हमारे भोजन है। अब यहाँ है ये जो भोजन है, लेकिन इसके अलावा खाद्य के वैकल्पिक स्रोत हमने लिखा है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। अगर घटने लगे ये भोजन के स्रोत तो अल्टरनेट व्यवस्था हमारे पास है भी। जैसे मशरूम उगा रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं, मशरूम, एक यहाँ नाम याद कर लोगे, जैसे सहजन, यहाँ नाम हमने दिया है हॉर्स रेडिश, मोरिंगा ओलिफेरा। इसमें प्रोटीन बहुत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, रिच प्रोटीनस फूड है। हॉर्स रेडिश, सहजन, जहाँ भी उगता है, रिच प्रोटीनस फूड है। मोरिंगा ओलिफेरा किसी भी वातावरण में उगता है और सामान्य दालों वगैरह से जो प्रोटीन उससे कई गुना इसमें प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन वगैरह इसमें बहुत पाई जाती है। तो ये वैकल्पिक हुआ, मान आम फसलें हम नहीं पा रहे हैं तो वैकल्पिक भोजन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। यहाँ लिख दिया हमने, इसमें अधिक प्रोटीन तथा एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन ये भी है। जैसे क्लोरेला, स्पाइरुलिना, एक तरह का ये एल्गी है, शैवाल क्लोरेला, स्पाइरुलिना भी है, ईस्ट है, मशरूम है, ये सब मिलता है। ये वैकल्पिक भोजन है, अल्टरनेट फूड जैसे कहते हैं अल्टरनेट। इसके अलावा हम और क्या क्या खा सकते हैं, इससे भी हम भोजन का स्रोत। विश्व खाद्य समस्याओं में प्रभावित हेडिंग और पढ़नी है, विश्व खाद्य समस्या। पूरे वर्ल्ड स्तर पर फूड क्राइसिस होगी, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। उस बढ़ती हुई आबादी के लिए सबको पोषण करने के लिए भोजन चाहिए। बहुत बड़ी आबादी हो जाएगी तो हमने बताया जमीन को फैलाया नहीं जा सकता। कृषि कितना पैदा हम करेंगे जिससे बढ़ती हुई आबादी के लिए बहुत से लोग ठीक से भोजन नहीं मिले। आज भी कम उम्र में ही बच्चे कुपोषण, जिसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जा रहे हैं, उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो जा रही है। कुपोषण से हमारे देश में, भारत जैसे देश में कुपोषण से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत व्यवस्था की जा रही है, बहुत ऐसी आबादी है जिसको दोनों मीटिंग 24 घंटे में ठीक तरह से जो शरीर को ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हमने कहा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उचित ऊर्जा हमको 24 घंटे में 2500 किलो कैलोरी से 3000 किलो कैलोरी हर व्यक्ति को रोज चाहिए ऊर्जा। हमने पहले पोषण में पढ़ाया था 2500 किलो कैलोरी से लेकर के 3000 किलो कैलोरी तक रोज ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमको भोजन से मिलेगी। अब ऊर्जा कम हो जाएगी तो शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, विभिन्न तरह की बीमारियां शरीर में आ जाएंगी। पोषण से बहुत तरह के रोग हट जाते हैं। सही पोषण के अंदर विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, सबकी मात्रा उचित हो। हमने बताया था संतुलित आहार में 4-1-1 कार्बोहाइड्रेट 4 भाग, 1 भाग प्रोटीन, 1 भाग वसा, इसके बाद मिनरल्स, इसके बाद विटामिन और सही मात्रा में जल शुद्ध, ये मिले तो पोषण हो। शुद्ध जल की भी कमी हो रही है, आबादी बढ़ने से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा विस्फोट खाद्य समस्या के लिए, भोजन की समस्या के लिए भी हो रही। सबको उचित भोजन की व्यवस्था सरकारें कितना करेंगे? हमको आपको परिश्रम करके अन्न उपजाना है,
सब लोग आधारित हैं कृषि के ऊपर, फलोद्यान के ऊपर, उसी के ऊपर। जितना पूरा विश्व जो है, अधिक से अधिक आबादी, और शहर में तब तक उद्योग धंधे हम लगा सकते हैं, बहुत से व्यवसाय कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, लेकिन फसल नहीं उगाते, फसल या फल नहीं उगाते। अब उसको बढ़ाया तो नहीं जा सकता बहुत ज़्यादा, हाँ, इसलिए आबादी को हम नियंत्रित करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ताकि सबको पोषण, सबको उचित मात्रा में भोजन सप्लाई हो। दूसरा ऊर्जा, एनर्जी की परिभाषा बड़ी छोटी सी है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। वर्क जो आप कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, पावर कितनी, क्षमता कितनी काम करने की, उसी क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। जैसे कोई मशीन चलाई जा रही है, अब पंखा चलाया जा रहा है, एसी चलाया जा रहा है, कोई गाड़ी चलाई जा रही है, कोई इंजन चलाया जा रहा है, सब में ऊर्जा लग रही है। रूप उसका अलग अलग है, लेकिन सब जगह ऊर्जा है। इसलिए जहाँ भी काम हो, ऐसा हमारे शरीर में ऊर्जा है, तभी हम बोल रहे हैं, तभी हम लिख रहे हैं, तभी हम काम कर रहे हैं। आप बैठ कर पढ़ रहे हो, निश्चित रूप से एनर्जी नहीं रहेगी, चुपचाप बैठ जाओगे आंख बंद करके, इच्छा नहीं पढ़ने की करेगी। एनर्जी काम करने के लिए, कार्य करने की जो पावर है, इसलिए कहते हैं ऊर्जा ही जीवन है, एनर्जी इज लाइफ। इसलिए पावर पढ़ा होगा तुम्हारे पुस्तक में, तुम्हें बता सकती माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको कहते हैं पावर हाउस। और ऊर्जा, पावर, कार्य करने की क्षमता, पावर को ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ ऊर्जा जो है उसका स्रोत क्या क्या है? दो स्रोत है, एक अनवीनीकरण ऊर्जा है, एक नवीनीकरण ऊर्जा है। और नवीनीकरण माने नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू न किया जा सके, नया तरीके से उसको ना उत्पन्न किया जा सके, नेचुरल है तो। और नवीनीकरण नॉन रिन्यूएबल हमने लिख दिया है। और नवीनीकरण योग्य नॉन रिन्यूएबल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये सब है नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा। ऊर्जा है, पेट्रोल से ऊर्जा मिल रही है, गाड़ी चल रही है, हवाई जहाज चल रही है, डीजल से ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। कोयला, पहले कोयला की यही इंजन थे, ट्रेनों में हम लोग बहुत पहले जाते थे, अब तो डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक से इंजन दे दिया गया, लेकिन पहले ऊर्जा कोयला से दी जाती थी। ये ऊर्जा का और नवीनीकरण है। लेकिन नवीनीकरण क्या है? यहाँ देखो, रिन्यूएबल दूसरा है, नवीनीकरण योग्य रिन्यूएबल सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, सोलर एनर्जी को कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। गोबर गैस से ऊर्जा, गोबर गैस के प्लांट, गांव में बहुत लोग गोबर गैस के प्लांट बहुत जगह लगाए गए तो बल्ब वगैरह जलता है, खाना बन जाता है। गोबर गैस ऊर्जा, गोबर गैस ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन, हमने गुजरात में देखा था, गए थे बार तो देखे कौन की ऐसी चक्कियाँ बनी हुई हैं, और उसकी ऊर्जा ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्लेड लगे हैं उसमें, ऐसे हमेशा घूमते हैं और चक्की की तरह से बहुत लंबे क्षेत्र तक। हमको लगता है कि 10, 15, 20 किलोमीटर तक गाड़ी गई लोग रोड के किनारे, हमने देखा कि जहाँ और बिजली खम्भों से नहीं पहुँचा जाए। कौन ऊर्जा से? फर्स्ट क्लास की ऊर्जा है, ये भी ये रिन्यूएबल है, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा है। ऊर्जा, अब ऊर्जा का उपयोग क्या क्या है? बहुत आसान है ऊर्जा का उपयोग। आप घर में हो, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करो, पंखा चलाने में, टीवी, एसी, कूलर, गीजर, जो भी आप जितना भी उपकरण है बिजली से चले, कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल आपका सब चार्ज हो रहा है, बिजली घरों में उपयोग हो रहा है। प्लस शुरू हो गया, ऊर्जा का उपयोग हो रहा है गाड़ियों को चलाने में। जो ऊर्जा तो विभिन्न रूप की बात मैं कर रहा हूँ। कहीं बिजली की ऊर्जा है तो कहीं डीजल से ऊर्जा दी गई, कहीं पेट्रोल की ऊर्जा दी गई। कारें हैं, बसें हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, सब चल रहा है। ट्रेनें हैं, इलेक्ट्रिक से भी चलाई जा रही हैं, डीजल से भी चलाई जा रही हैं। ये सब उपयोग ऊर्जा का विभिन्न दिशाओं में उपयोग हो रहा है। कितने तरह की ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं। बिना ऊर्जा के कोई चीज़ होगी, कार्य करने की क्षमता है, समझ लीजिए। जितना भी आप काम कर रहे हो, अगर मोबाइल हम लोगों को चलाना है, चार्ज खत्म मोबाइल काम नहीं करेगा, तो उसको चार्ज दीजिए, इलेक्ट्रिक से चार्ज कीजिए। चार्ज है, आवेश है ऊर्जा। इस तरह से बहुत सारे उपयोग जो ऊर्जा का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें, ऊर्जा का उपयोग। ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स,
ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता। भाई आवश्यकताएं अनंत हैं, आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। आवश्यकता कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन मान खोज करना। हमारी आवश्यकता नहीं तो हम खोज नहीं करेंगे कोई नई नई चीज़। आज हमारी आवश्यकता है, हम नई नई चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, खोज करके निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ व्यक्ति चला गया, चंद्रमा की सतह से लेकर मंगल ग्रह तक कहाँ हम जा रहे हैं, स्पेस में चले गए, समुद्र की गहराई में कहाँ चले जा रहे हैं। ये आवश्यकता हमारी है, तरह तरह की खोज कर रहे हैं। आवश्यकता ही आविष्कार यही है। तो ऊर्जा का बढ़ती हुई एसी। अब पहले खुले वातावरण में वृक्षों के नीचे व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है। गांव है, बिजली है ही नहीं, विद्युत है ही नहीं, हाथ में पंखे लिया है, उसी से बहुत गर्मी झेल लिया उसको, हाँ उसकी हवा खा लिया। वृक्षों की हाँ ओरिजिनल नेचुरल हवा प्रकृति के साथ होता है, वो भी बहुत मजबूत व्यक्ति था। आज तो थोड़ी सी गर्मी हुई, एसी में रहना चाहिए, कूलर में रहना चाहिए। बहुत ठंडक पड़ने लगी, वो अपना स्नान कर रहे हैं ठंडे में, कुएं का पानी निकाल निकाल कुएं से लोग नहाते थे ना। लेकिन आज गीजर लगा है, हीटर है, जगह जगह लगाया हुआ है। अब एक हीटर आयरन करने के लिए, एक वहाँ हीटर है, ऊर्जा का उपयोग तरह तरह से हम कर रहे हैं। ये ऊर्जा को बचाना भी चाहिए हमें। हम स्रोत तो बहुत सारे हमारे सामने हैं, लेकिन इस स्रोत धीरे कुछ स्रोत तो ऐसे हैं जो खत्म हो रहे हैं। कोयला खत्म हो रहा है, पेट्रोल का स्रोत खत्म होगा, डीजल खत्म होगा, तो हमें आधारित होना सोलर एनर्जी पर। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं हमारे सामने, क्योंकि आबादी दिन बढ़ रही है। तो कूलर है, गीजर है, वाहनों में ऊर्जा खर्च हो रहा है। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ बिजली का बहुत सारा खर्च है। ट्रेनों में खर्च है, ट्रेनों में, हवाई जहाज में खर्च है, ऊर्जा का खर्च तो है। जितना चीज़ें सब ऊर्जा ही को तो आधार है, बिना ऊर्जा के तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऊर्जा का अपव्यय, वेस्टेज ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप घर में बैठे हो, टीवी चल रही, देखो या ना देखो, एनर्जी तो उसमें खर्च हो रही है। कोई आप गपशप कर रहे हैं, टीवी खोल दिए, ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। पंखा चल रहा है, घर से निकल के बाहर चले गए, दूसरे रूम में चले गए, उस रूम का स्विच ऑफ करना बंद करना भूल गए, अपना उसी तरह बिना किसी के रहे हुए भी पकड़ा। स्कूलों में क्या है, कॉलेजों में क्या है, पंखे चल रहे हैं। वो जगह तो बहुत हाई फाई घरों के जो बहुत पैसे वाले लोग, परिवार के बच्चे, तो उनके लिए एसी भी लगी हुई है। स्टेशनों पर आप जाइए, पंखे अपना चल रहे हैं, दिन रात पंखे चल रहे हैं, 24 घंटा उसका पंखा चल रहा है, रहे तब न रहे तब। यात्री आ जा रहे हैं, उनका काम चल रहा है। एनर्जी अपव्यय हो रहा है, हम उसका अपव्यय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जी। इसको हमको रोकना होगा अनावश्यक। ऐसे चला दिए, तो एक लड़का तुम बता रहा था कि वो सर्विस करने जाता था, अपने एसी रूम का ऑन करके 4-5 घंटे सर्विस करके आता था गर्मी में। अब सोचो 4-5 घंटा एसी चल रही है, एकदम रूम ठंडा, उसमें जा करके आराम। अरे भाई ये कौन से शरीर है कि आप इतना अपने को बना रहे हो। प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग करने से अगर हर व्यक्ति ऐसे ही करना शुरू कर दे, इसी से उसमें गैस उत्पन्न हो रही है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वैश्विक उष्णता बढ़ाने में, रेफ्रिजरेटर, वैश्विक उष्णता बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, इसे बचा नहीं जा सकता। इसलिए उसे हमें अनावश्यक न खर्च हो, आवश्यक है एक लिमिट में हम खर्च करें। सबको ध्यान देना होगा। ये पढ़ने का मतलब है कि हम ध्यान दें कि ऊर्जा का अनावश्यक खर्च, अपव्यय क्यों कहते हैं, अपव्यय वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्ट ना हो भाई। अब आपको मान लीजिए थोड़ी दूर तक जाना है, बाइक आपके पास, बाइक से जाएंगे, एनर्जी में खर्च, पेट्रोल जला, डीजल जला, जाना फिर आप थोड़ा पैदल भी कुछ दूर जा सकते हो, स्वास्थ्य स्वस्थ भी रहो और एनर्जी भी बचाओ। करना चाहिए, हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सोचे, उससे बहुत बड़े पैमाने पर बूंद बूंद से ही सागर बनता है। थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बचाने से अगर सभी लोग जागरूक हो जाएं तो अपव्यय न करें। यही चीज़ का न पानी का अपव्यय होना चाहिए,
न एनर्जी का अपव्यय होना चाहिए, न भोजन का अपव्यय होना चाहिए। बड़े बड़े होटलों में जाइए, जो पैसा है खाए, आधा प्लेट छोड़े आधा खाए। शादी विवाह के समारोह में जाइए, अपना ले करके आधा खाए आधा को डाल डाल करके इतना अपव्यय भोजन हो रहा है, कई लोगों का पेट भर जाए। ये सब से बचना चाहिए। पढ़ाई का मतलब, सीखने का मतलब, ज्ञान का मतलब व्यक्ति को सोचना चाहिए। अपव्यय ऊर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। दैनिक जीवन में ऊर्जा का संरक्षण हमको करना है। ऊर्जा का संरक्षण हम और अपने लिए कर सकते हैं ना। कम से कम पंखा का उपयोग करें, बिजली आपको मिलेगी, दो तरह से फायदा होगा, फिजिकली, इकोनॉमिकली, पैसे का भी फायदा हो रहा है। हमको अगर आवश्यकता नहीं है, 4 व्हीलर हमारे पास है, और मान लीजिए अगर हम 1 किलोमीटर अगर साइकिल रखें, साइकिल से अगर चले जाएं तो मसल्स भी मजबूत हैं और हमारी वो एनर्जी भी बच रही है। मैंने तो गांव में एक व्यक्ति को खेत पर जाते हुए, वो रोज मोटरसाइकिल बाइक से जाए खेत पर, खेत 1 ही किलोमीटर है, हम 2 बार जाए 3 बार आए, अभी भी यहाँ से जाने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लड़कियों को मैं देखा, हमने कहा कि बाबू बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हो, ऐसा न करो, इसको बचाओ, पिताजी का पैसा अभी तुमने कमाया नहीं, पिताजी का पैसा, तो पिताजी का पैसा बहुत ज़्यादा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लड़का कहा कि हम लोग पढ़ने जाते, एक ही टीचर कोलकाता में ट्यूशन पढ़ाते थे, 12 क्लास का फाइनल फिजिक्स का, पता हम लोग 500 रुपये 3 दिन का अल्टरनेट करके एक दिन 500 रुपये देते थे, और कुछ लड़के आते थे 1000 रुपया देते थे वही चीज़ पढ़ने का। उससे हमने पूछा, अरे भाई तुम कितना फीस थे? तो कहा 1000 रुपया। कहा हम लोग 500 रुपया देते मास्टर जी को। बोला कि हम लोग AC में बैठ के पढ़ते हैं। तो भाई AC का खर्च कहाँ से आएगा? ये है अपव्यय। निश्चित रूप से इससे हमें बचना चाहिए। हम अपने को जब तक ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, अनावश्यक रूप से ऊर्जा खर्च ना हो, उसको हर व्यक्ति पर बचाए, वाहनों में खर्च ना हो। अनावश्यक रूप से हम किसी भी ऊर्जा को जो हम उपयोग में ला रहे हैं, चाहे वो AC की ऊर्जा, AC चला रहे हो, चाहे फ्रिज चला रहे हो, अब गर्मी हुई फ्रिज का पानी उठा कर बोतल में पीने लगी, इससे तो बचिए ही बचिए, उसको कम से कम उपयोग कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से ऊर्जा का दैनिक जीवन में हम छोटे छोटे कामों से चाहे तो हम दैनिक जीवन में ऊर्जा को बचा सकते हैं नष्ट होने से। जैसे पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, बिजली का कम उपयोग करें, जो भी ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं उससे हम कम से कम करके थोड़ा थोड़ा बिजली बचाएं। तो हर आदमी अगर सोचे तो बहुत से लोगों को एक्स्ट्रा अतिरिक्त, जैसे LPG गैस है, उसकी एक ऊर्जा है, खाना हम पका रहे हैं, ऊर्जा का स्रोत है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई हम सब्सिडी नहीं लेंगे, गवर्नमेंट ने योजना चलाया था, तो उस पर जो कटौती मिले उसको हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। जिनके पास रिच है, पैसा है, और इस तरह से करने से उज्ज्वला योजना एक चली प्रधानमंत्री की तरफ से, तो देखा गया कि बहुत से घरों में जो गरीब हैं उनको फ्री गैस दिया गया। जो अधिक पैसे वालों ने छोड़ा। भाई सबसे बड़ी बात है कि अधिक पैसे वाले ही अपव्यय हर चीज़ का करते हैं। अब गीजर चल रहा है, गीजर ऑन कर दिए, जाड़े का दिन है, दिसंबर में जनवरी में बहुत ठंडक पड़ रही है, पानी ठंडा, गंगा जी का सप्लाई वाला पानी तो और ठंडा रहेगा, ठीक है आपके पास, तो थोड़ा सा चला करके हल्का सुसुम हो गया पानी, नहा लीजिए। अब पूरा गर्म रहे, खूब ठाट से भाप स्नान कर रहे हैं, 2-2 घंटे उसी बाथरूम में बैठ करके और गाना गा रहे हैं और नहा रहे हैं, आनंद आ रहा है, नहीं वो गर्म पानी से नहा रहे हैं, ऊर्जा का खूब अपव्यय हुआ। इस तरह से ऊर्जा के अपव्यय को दैनिक जीवन में हम नष्ट होने से बचाएं। इस प्रकार से इस पर बहुत सारे प्रश्न, इसको आप पढ़ जाओगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर, और यहाँ पर समाप्त होता है, फिर आगे दिखाएंगे।